क्या मैं डोली में ही जाने वाली हूँ? तो और कैसे जाएगी? माँ जी, कोई ऑटो? रुचिका ऐसे बोल ही रही थी कि सभी लोगों में एकदम हड़बड़ी मच गई और सुलेखा उसकी बात को नहीं सुन पाई। और अरे बहू जल्दी से बैठ, गांव भी जाना है। अगर और देर की तो गांव पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। सुलेखा के ऐसे बोलने पर रुचिका शांति से अपनी डोली में बैठ गई और फिर 4 आदमियों ने उसकी डोली को उठा लिया। गांव काफी दूर था, ऐसे में बारात पैदल ही अपना शहर से गांव तक का सफर तय करने लगी। रुचिका एक शहर की अमीर लड़की थी, लेकिन उसने अपनी पसंद से शादी एक गांव में की थी। हे भगवान, ये 4 लोग मेरा वजन संभाले जा रहे हैं। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। इन्हें मेरा वजन उठाना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? कोई मेरी बात को सुन भी तो नहीं रहा है। रुचिका बेचारी सभी के लिए अपने मन ही मन में हमदर्दी तो रख रही थी, लेकिन उसे जाहिर नहीं कर पा रही थी। सभी ऐसे ही घंटों पैदल चले। ऐसे में रात से सवेरा हो गया और तब जाकर रुचिका अपने गांव के ससुराल पहुंची। पैर टूटकर चूर हो गए। आजा बहू, अब मैं तेरा गृह प्रवेश करवा देती हूँ। सभी बुरी तरह से थके हुए थे। ऐसे में जल्दी जल्दी में रुचिका का गृह प्रवेश हुआ और वो अपने ससुराल आई। रुचिका 1 हफ्ते तक अपने घर से कहीं नहीं गई। लगभग 1 हफ्ते के बाद जब सभी रस्में निपट गईं, तब रुचिका से उसकी सास सुलेखा बोली, रुचिका बहू, अब तो कोई रस्म बाकी नहीं है, तो चल आजा, मैं तुझे अपना गांव घुमा कर लाती हूँ। मेरे साथ सब्जी लेने चल। ठीक है माँ जी। रुचिका अपनी सास के साथ सब्जी लेने जाने को निकल गई। काफी दूर तक रुचिका और सुलेखा पैदल ही चली, लेकिन हे भगवान, माँ जी मेरी तो हालत बुरी हो गई चलते चलते। अभी और कितना चलना बाकी है? बहू अभी तो जितना चले हैं उससे 2 गुना रास्ता चलना बाकी है माँ जी, 2 गुना? मैंने ही गलती कर दी जो तुझे ऐसे पैदल ले आई। चल हम किसी साधन की मदद से चलते हैं। सुलेखा ने ऐसे बोलकर रुचिका को अपने पास बुलाया और फिर एक तांगे की तरफ को हाथ हिलाया। सुलेखा का इशारा देखकर तांगे वाला उनकी तरफ को आ गया और फिर सुलेखा बोली, भैया सब्जी मंडी ले चलो। माँ जी, हम लोग तांगे से जाने वाले हैं। हाँ बहू, हमारे गांव में यही चलते हैं। दोनों सास बहू ऐसे ही बोलती हुई उस तांगे पर चढ़ गई और तांगा चलना शुरू हुआ। माँ जी, ये तो बहुत ही बैलेंस खराब करने वाली चीज है। कितना हिल रहा है ये तांगा। हाँ बहू, जिन्हें आदत नहीं होती तो उन्हें ऐसा ही लगता है। चल, मैंने तुझे पकड़ा हुआ है। माँ जी, वैसे हम इस तांगे पर क्यों जा रहे हैं? यहाँ कोई ऑटो वगैरह नहीं चलते हैं क्या? इसमें जाने और पैदल जाने में फर्क ही नहीं पड़ने वाला। बहू अब बस तुझे क्या ही बताऊं। हमारे यहाँ गांव में पक्की सड़कें तो कई सालों पहले बन गई थी। जब ये खरंजा बिछा तो हमें लगा कि तरक्की होगी, लेकिन बस सड़कें ही बनकर रह गई। कोई गाड़ी या ऑटो की सुविधा तो भगवान जाने की यहाँ कब तक आएगी। सुलेखा ऐसे ही रुचिका को अपने गांव की कहानियां सुनाने लगी, जिससे कि रुचिका को उनके गांव के बारे में पता चला। अच्छा, तो ये गांव बहुत ही कम डेवलप है। करीब 1 घंटे बाद बाजार पहुंची और सब्जी लेकर फिर कुछ दूर तांगे में आई और फिर पैदल घर तक। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बिना किसी भी ऑटो या रिक्शा के रुचिका को गांव में परेशानी होती थी। हे भगवान, मुझे अमित जी को खेत में खाना देने जाना पड़ रहा है। कितनी दूर है इनके खेत। अगर मैं तांगे से गई तो सारा खाना ही गिर जाएगा, और अगर पैदल गई तो भगवान जाने पाँव का क्या होगा। चल रुचिका, ऐसे ही चलती रहे। रुचिका बेचारी किसी तरह थकते थकाते अमित के खेतों तक पहुंची, जहां अमित एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत कर रहा था। अमित जी, चाहती तो मैं भी हूँ कि आपकी मदद करूं, लेकिन मैं तो यहाँ तक आने में भी इतनी थक गई हूँ कि बस क्या ही बताऊं। रुचिका, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगा। अमित ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ देर तक रुचिका उसके खेतों में रही और फिर वो पैदल ही लौट आई। भगवान, इस तरह बिना किसी ऑटो वगैरह की तो जिंदगी बड़ी ही कठिन है। रुचिका ऐसे बोलती हुई आ रही थी कि उसने 2 बच्चों को भागते हुए देखा, जो कि भागते भागते गिर गए। अरे अरे बच्चों, क्यों इतने तेज तेज भाग रहे हो? वो हम दोनों ना ट्यूशन पढ़ने जा रहे। दीदी ने बोला था कि 5 बजे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो वो हमें मुर्गा बनाकर मारेंगी। बेचारे बच्चे, न जाने कहाँ जाते होंगे ट्यूशन पढ़ने। ये गांव तो बहुत ही कम तरक्की पर है। रुचिका से गांव की यह हालत देखी नहीं जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, अरे क्या हुआ? क्या बात है माँ जी? अरे बहू, बस सब तुझे क्या ही बताऊं मेरी बच्ची। अभी मैं अमित के खेतों पर गई थी। बस वहीं से आते आते हालत खराब हो गई। कितनी दूर पड़ता है ये खेतों का रास्ता। भगवान, कैसे कैसे आई हूँ मैं घर तक। माँ जी आओ, आप यहाँ बैठो और पानी पियो। माँ जी, आप खेतों तक गई थी तो आपने फसल भी देखी ही होगी। कैसी है फसल? कैसी होगी बहू, अकेला मेरा बच्चा ही लगा रहता है और फसल क्या,
कोई एक किसान के संभालने की चीज है। लग रहा है कि ये फसल भी मुरझा ही जाएगी। अच्छा, रुचिका बेचारी बहुत ज्यादा परेशान आ चुकी थी। उसका ससुराल भी गरीब था और गांव भी बहुत ही कम तरक्की वाला था, जिसकी वजह से अब उसने अपने गांव और परिवार दोनों के लिए ही कुछ करने की ठानी। अरे वाह, ये रजिस्टर हो गया। क्या हो गया बहू? माँ जी, मैंने ना गांव की और घर की परेशानी को खत्म करने के लिए एक सरकारी योजना के तहत अपील की थी, जहां कम विकासशील जगहों पर सरकार गरीब लोगों को ऑटो देने की योजना कर रही है। मैंने भी उसमें रजिस्टर कर दिया है। अब देखना, बहुत जल्द हमारे गांव में ऑटो आ जाएंगे। लेकिन बहू, ऑटो का हम यहाँ क्या करेंगे? माँ जी, ऑटो तो बेहद काम की चीज है। हम गांव में अब अमित जी से किसानी ना करवाकर ऑटो चलवाएंगे। किसी को भी जरूरत के समय ऑटो की सुविधा हम देंगे और लोग हमें पैसे देंगे, जिससे कि गांव का भी भला होगा और हमारा भी। रुचिका की बात सुनकर उसकी सास खुश हो गई। रुचिका ने इस बारे में अमित को भी बताया और अमित ने शहर जाकर ऑटो चलाना सीख लिया। कुछ ही दिनों में उन्हें ऑटो मिल गया, जहां अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये ऑटो। बहू, तेरी बदौलत ये गांव में आ पाया है। चल तू नारियल को फोड़कर इसकी आरती कर दे। रुचिका ने नारियल जमीन पर फोड़ा और फिर ऑटो की आरती की। आसपास के लोग भी उसे हैरानी से देख रहे थे। उसी दिन अमित ने अपने गांव में ऑटो चलाना शुरू कर दिया। अमित बेटा, मेरी बहू को लेबर पेन हो रहा है, उसे जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। चलो चाची, ये भी कोई पूछने की बात है। अमित जल्दी से उस औरत की बहू को हॉस्पिटल पहुंचाता है। वहीं जब वो गांव वापस आ रहा होता है तो उसे गांव का एक आदमी मिल जाता है। अरे अमित भाई, अपने ऑटो से जरा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मुझे शहर से दवाई लानी है अपनी बीवी के लिए। अगर पैदल गया तो टाइम बहुत लगेगा बस स्टॉप तक जाने में। हाँ भाई, बैठो बैठो, मैं 5 मिनट में तुमको बस स्टॉप तक पहुंचा देता हूँ। अमित उस आदमी को उसके मंजिल तक छोड़ देता है। अब ऐसे ही अमित को खेत से सब्जी मंडी तक सब्जियां पहुंचाने का भी काम मिल जाता है और उसकी इस तरह अच्छी कमाई होती है और गांव के लोगों के घंटों के काम मिनटों में हो जाते थे, क्योंकि अमित का ऑटो सभी को वक्त से उनकी मंजिलों पर पहुंचा देता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन गांव के सरपंच के साथ कई गांव के हट्टे कट्टे आदमी रुचिका के पास आए और बहुरिया, हमने सुना है तुमने सरकारी अपील से अपने पति को ऑटो दिलवाया है। जी सरपंच जी। बहुरानी, तुमसे एक विनती थी। ये बेचारे गांव के हट्टे कट्टे बेरोजगार आदमी है। ये भी अमित की ही तरह ऑटो चलाना चाहते हैं। इस योजना में तुम जरा और अर्जी डालो तो इन सभी को भी रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ये काम आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं सरपंच जी? आप तो यहाँ के सरपंच हो, आप ये करोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। हमने बहुत बार किया बहुरिया, लेकिन पढ़ा लिखा न होने की वजह से कोई न कोई गलती हो ही जाती है। तुम हमारे लिए इतना कर दो। रुचिका सरपंच की बात को मान गई और उसने इस बार सारे गांव के लिए लगभग 100 ऑटो की अपील की। रुचिका पढ़ी लिखी थी तो जो भी कमियां उसमें आई उसने उनका समाधान निकाला और फिर कुछ समय बाद ही गांव में एक नहीं पूरे 100 ऑटो आ गए। गांव के एक बड़े मैदान में सारे ऑटो खड़े थे और रुचिका हाथों में पर्चा और पेन लिए सभी को उनके ऑटो देती है। सूर्य जी का ऑटो 12 नंबर वाला है, ये 13वां कुमार जी का है, ये लीजिए चाबी। जितने भी लोगों ने अपील करवाई थी सभी की अर्जी पास हो गई और रुचिका की मदद से पूरे 100 गांव के लोगों को रोजगार मिला। अरे वाह बहुरिया, तुमने तो आज वो कर दिखाया जो मैं अभी तक नहीं कर सका। चलो बहुरानी, अब तुम ही इन ऑटो की आरती करो। सभी गांव वालों ने रुचिका से ही ऑटो की आरती करवाई, जिसके बाद रुचिका ने सभी को उनके ऑटो दे दिए। कोई आदमी ऑटो स्कूल्स के लिए चलाता था तो कोई खेतों में सब्जियां जल्दी जल्दी मंडी तक पहुंचाता था और बहुत सारे लोग ऐसे ही गांव की सुविधा के लिए ऑटो लिए घूमते थे और अब रुचिका की मदद से गांव में तरक्की शुरू हो